हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है भाई, हाँ, आज हम ये सीखेंगे कि मनी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, ठीक है, कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है, कौन किस किस तरह की मनी होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भाई। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छी रहेगी जो बच्चे भाई एचएसएससी की तैयारी करते हैं या किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड जो इसके कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये टॉपिक आता है मनी एंड बैंकिंग का भाई, ठीक है, या यूपीएससी या एचसीएस, मतलब जहाँ भी ये टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाली है भाई। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका क्या है भाई एक स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हमें इसके क्या सीखने हैं कंपोनेंट्स, लेकिन कंपोनेंट से पहले हम बात करेंगे एक बार मनी सप्लाई की। ठीक है भाई, मनी सप्लाई क्या होती है ये देखिए। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी। किसका स्टॉक होता है भाई? मनी का स्टॉक होता है सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। देखिए भाई, ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें डेफिनेशन में यही दिया गया है कि कोई भी जो मनी होती है हमारी, वो चाहे किस फॉर्म में हो सकती है, पैसे के फॉर्म में हो सकती है, ये ठीक है, जो क्या करती है सर्कुलेटिंग होती रहती है, चाहे वो कॉइन्स के रूप में, मतलब सिक्कों के रूप में भी हो सकती है मुद्रा, या वो हो सकती है भाई मनी हमारी किस फॉर्म में, नोटों के फॉर्म में भी हो सकती है, नोट्स जो होते हैं, ठीक है, करेंसी के, वो क्या होती है भाई सर्कुलेटिंग होती रहती है। आपको पता ही है कि मनी है क्या है, वो एक स्थान से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसके पे जाती रहती है भाई। ए से, जैसे ए ने कोई वस्तु खरीदी बी से तो बी के पास चला गया, बी ने किससे खरीदी सी से खरीदी, उसके पास पैसा चला गया, ऐसे करके भाई ये क्या होती है एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में क्या है मनी क्या है घूमती रहती है भाई। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि मनी सप्लाई क्या है भाई, स्टॉक कंसेप्ट होता है या फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो हमारी जो मनी सप्लाई होती है वो क्या होती है भाई, स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक पॉइंट, एक टाइम के पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर टाइम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जैसे मैं बोलूँ कि भाई 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है, इतना हमारा क्या है भाई चेंज हुआ, अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है तो हमारा क्या हो जाता है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। जबकि स्टॉक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, एक टाइम पीरियड, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम के पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मनी सप्लाई कहलाता है। मनी सप्लाई क्या है भाई, टोटल स्टॉक, किसका? मनी का टोटल स्टॉक क्या करता है, जो सर्कुलेटिंग होता रहता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगी, मनी सप्लाई कहलाती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार कंपोनेंट्स ऑफ मनी। मनी सप्लाई की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी, जो हमारी मुद्रा होती है, ठीक है भाई, उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो उसके कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं भाई, 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है भाई फिजिकल करेंसी, ठीक है भाई, दूसरा है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा है हमारा टाइम डिपॉजिट्स, और फोर्थ है भाई अदर डिपॉजिट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी वो करेंसी है जिसका हम फिजिकली तौर पर यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी वस्तुएं खरीदने जाते हैं, ठीक है भाई, तो आप क्या करते हैं, पैसे से क्या है भाई पेमेंट कर देते हैं। जैसे आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और आपने 100 रुपए का नोट उसको दे दिया, ठीक है, या आपने क्या किया, 100 रुपए का आपने उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी क्या है, एक फिजिकल करेंसी है। तो फिजिकल करेंसी के अंदर भाई हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फिजिकल करेंसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे भाई कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, प्लस में जो हमारे नोट होते हैं भाई वो इंक्लूड करते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है भाई, फिजिकल करेंसी कहलाती है। दूसरा हमारा है भाई डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर हम क्या क्या लेते हैं भाई, डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब वो डिपॉजिट्स जो हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा बैंकों में पैसा जमा करवा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन ये वो डिपॉजिट्स है जिसको हम भाई किसी भी टाइम क्या है उसका यूज कर सकते हैं, मतलब बैंक को बोलने पर जो हमें तुरंत पैसा मिल जाए, वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट आपने जो खोलते हैं भाई बैंकों के अंदर, वो क्या होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट।
सेविंग अकाउंट का ही मतलब क्या है कि भाई छोटी छोटी सेविंग करके हमने एक जगह इकट्ठी कर ली, जब भी हम यूज़ करें, जब भी हमारा मन करेगा, हमें ज़रूरत होगी, हम वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। तो जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं भाई, वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। इसके साथ ही अगर आपने कभी सुना होगा तो एक करंट अकाउंट और सुना होगा भाई, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है भाई? करंट अकाउंट जितनी बड़ी बड़ी फर्में होती हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं भाई, करंट अकाउंट खुलवाती हैं। इंडिविजुअल का क्या खुलता है, सेविंग अकाउंट खुलता है एक व्यक्ति का। लेकिन अगर फर्म की बात करें या फिर भाई कंपनी की बात करें तो उसका करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन है वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है डे बाई डे। ठीक है भाई, तो करंट अकाउंट भी हमारा क्या है भाई, डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही आता है, क्योंकि उसके अंदर हम कितना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसा, जब चाहे उसमें जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। तीसरा जो टाइप रहेगा भाई, वो रहेगा हमारा टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है भाई, कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमने पैसा बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपको पता है कि भाई मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है आने वाले 5 साल तक। आप बैंक में जाएंगे और बैंक में जाके आपने वो 5 साल तक फिक्स कर दिया। मतलब ऐसा पैसा जिसको आप एक फिक्स टाइम के लिए भाई डिपॉजिट करवा लेते हैं, और उसके बदले आपको क्या मिलता है भाई, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम डिपॉजिट कहलाता है, या टर्म डिपॉजिट, दोनों का एक ही है। तो इसके अंदर हमारे कौन से अकाउंट होते हैं, जैसे कि भाई मैं आपको बता ही रहा हूं, एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट भाई। ठीक है, मतलब आपने पैसा जमा करा दिया एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि आपने जैसे 5 साल के लिए फिक्स पैसा जमा करा दिया। अगर आप पहले इससे कभी भी एफडी से पैसा निकलना चाहते हैं तो आपको क्या देनी पड़ती है भाई, आपको पेनल्टी देनी पड़ती है भाई, पेनल्टी। जैसे आपकी पेनल्टी लगा दी उन्होंने 10%। ठीक है, आपने क्या किया, आपने भाई 1 लाख रुपए जमा करवाए। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिए और आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा भाई 7% पर एनम। ठीक है, 7% पर एनम का मतलब क्या है कि 1 लाख के ऊपर आपको 7,000 रुपए हर साल इसके क्या मिलेंगे भाई, फिक्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि अगर आप 5 साल से पहले कभी भी अगर उसको एफडी को निकलवाएंगे इस पैसे को, तो आपको 10% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब कि 1 लाख आपने जमा कराए थे, अगर आप 6 महीने बाद भी उसको निकलवाने जाते हैं, 1 साल बाद भी निकलवाने जाते हैं, तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी भाई। मतलब आपको 10 इसमें से कितने मिलेंगे, 90,000 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये मामला होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जो एफडी बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, ये हमें समझनी पड़ेगी भाई इसमें इन टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, इसके अंदर भाई एक आरडी भी होता है, एफडी के साथ साथ आपका क्या होता है भाई, आरडी। यहां पे लिख देता हूं, आरडी। आरडी का मतलब होता है भाई रिकरिंग डिपॉजिट। भाई रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आप, मतलब ये भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट ही है, कि आपने बोला कि भाई मैं 5 साल तक, 5 ईयर्स तक क्या है, मैं पैसे जमा कराऊंगा, लेकिन मैं क्या कराऊंगा भाई, मंथली करवाऊंगा। ठीक है, इसमें तो हमने फिक्स्ड अमाउंट दिया था, एक जैसे 1 लाख रुपए जमा करा दिए आज, और 5 साल के बाद ही हम लेंगे। इसमें क्या होता है, मंथली डिपॉजिट होते हैं। जैसे आपने रिकरिंग डिपॉजिट बनवा दिया कि मैं 5,000 रुपए पर मंथ जमा कराऊंगा भाई 5 साल तक, 5 साल तक। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या है भाई, इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये भी आरडी भी किसके अंदर काउंट होती है, हमारी टाइम डिपॉजिट के अंदर काउंट होती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी अदर डिपॉजिट्स का। अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या है भाई, बहुत सारी अदर, जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करा देते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं आपके डिपॉजिट के। ठीक है, या आपकी मनी मार्केट के अंदर कोई अकाउंट्स हैं, जो मनी मार्केट, जैसे कि जो स्टॉक वगैरह की जो मार्केट होती है उसके अंदर आपने अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, तो वो भी आपके अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, तो ये चार थी जो मेन बेसिक टर्म्स थी भाई, इससे रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ये बात करा गया है कि आपने देख लिया कि मनी सप्लाई क्या है भाई, एक स्टॉक कंसेप्ट है। जबकि अगर बात करें कि चेंज इन द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई के अंदर चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, फ्लो कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब कि अगर सप्लाई, मनी सप्लाई के अंदर, मनी सप्लाई तो हमारा क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, और अगर उसके अंदर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, फ्लो कंसेप्ट कहलाता है भाई। ठीक है, ये तो थी भाई नॉर्मल इसके अंदर बेसिक बातें। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा टॉपिक इसके अंदर रहेगा चैप्टर के अंदर, वो एक बार हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेन जो मनी सप्लाई है इसको कंट्रोल कौन करता है भाई।
मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक हमारा क्या है भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है भाई, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई है भाई, ये क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और वो कैसे करता है भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल, वो कैसे करता है, मनी सप्लाई को या तो क्या कर देता है, कम कर देगा, मनी सप्लाई इसको या तो क्या करेगा भाई, बढ़ा देगा मनी सप्लाई को, या कम कर देगा। किसके लिए कि प्राइस है वो क्या रहे भाई, स्टेबल रहे, या क्या रहे, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन, एक बैलेंस बना के चलता है इकोनॉमी के अंदर आरबीआई। और आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। अब हम बात करेंगे कि मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, अब हमारा ये मेन टॉपिक ये रहेगा। तो देखिए भाई, इसके अंदर जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। कि मनी सप्लाई जो आपने पढ़ा कि मनी सप्लाई क्या होती है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या क्या होते हैं हमारे। तो अब हम बात करेंगे कि मनी सप्लाई है, इसके सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से ये जनरेट होती है। तो सबसे पहला जो इसका मेन है भाई वो है आरबीआई इशूड करेंसी। आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है भाई, करेंसी है, हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये इशूड करता है भाई, उसको छापता है। ठीक है, और किस बेस पे छापता है, एक सिस्टम होता है भाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है, जितनी भी करेंसी आरबीआई छापता है, मान के चलिए कि आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए के नए नोट छापे हैं, 500 करोड़ के अगर नोट छापता है तो उसको अपने पास, गवर्नमेंट के पास क्या रखना पड़ता है भाई, 500 करोड़ का ही रिजर्व रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ, किसमें भाई, या तो गोल्ड में, या फिर किसके अंदर भाई, जो हमारी जो फॉरेन सिक्योरिटीज बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज या फॉरेन की जो करेंसी है उस फॉर्म में उसको अपने पास एक पैसा रखना पड़ेगा, एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, इसलिए और आरबीआई जो भी करेंसी इशू करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, फिएट मनी बोला जाता है, फिएट मनी। ठीक है, तो आरबीआई के पास भी गाइडलाइंस होती हैं, और ये किसी भी देश के लिए नुकसान की चीज़ होती है भाई कि नई करेंसी को छापना। नई करेंसी जब भी आरबीआई छापेगा तो उससे क्या होता है, जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा जो सोर्स ऑफ मनी है वो है भाई बैंकिंग सिस्टम। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो क्या करता है भाई, क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है कि आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ने 1000 रुपये किसके पास बैंक में जमा करवाए भाई, ए व्यक्ति ने। ठीक है, एक व्यक्ति है ए, और उसने क्या कर दिया, 1000 रुपये बैंक के पास जमा करा दिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट में। तो बैंक क्या करता है, देखिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिजर्व रेशो क्या होते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि बैंक क्या करता है, एक रिजर्व रेशो होता है भाई, रिजर्व रेशो। मान के चलिए कि रिजर्व रेशो 10% है। ठीक है, अभी मान रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, अगर 10% रिजर्व रेशो है, उसको रखकर वो क्या करता है, बाद में इसको लोन पे दे देता है। जैसे ये 1000 रुपये थे, 1000 में से 10% रिजर्व उसने अपने पास रखा, और 900 रुपये किसको दे दिए, 900 रुपये उसने लोन दे दिया भाई। ठीक है, लोन दे दिया किसको, एक व्यक्ति बी को। ठीक है, उसने किसको, 1000 रुपये ए के थे, और उसने लोन किसको दे दिया, 900 रुपये का लोन किसको दे दिया, बी को दे दिया। ठीक है, बी ने इस 900 रुपये से क्या कर लिया भाई, कोई गुड्स खरीद ली, किससे, एक व्यक्ति सी से, और इसको क्या दे दिया, चेक दे दिया। ठीक है, इसने इसको क्या दे दिया, एक चेक दे दिया। सी को चेक कितने का मिला, 900 रुपये का। तो 900 रुपये क्या हो गया भाई, बैंक में फिर से जमा हो गए। मतलब बैंक में तो थे ही ये 900 रुपये, बस ये उसके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन दिख गई। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने रुपए का क्या है, ये ऐसे कर करके मल्टीपल होते रहते हैं पैसे। अब 900 रुपये के फिर वही 10% रख के, मतलब आप मान के चलिए कि 90 रुपये रख के, और बाद में क्या करता है बैंक, इसके 810 रुपये है वो भी किसी अदर व्यक्ति को क्या कर देगा, लोन पे पैसे दे देगा। मतलब पैसे वही 1000 हैं, लेकिन इसका क्या है, मल्टीपल इफेक्ट
होता रहता है। इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन करता है एक बैंक 1000 रुपए से, देखिए कितना मल्टीप्लायर होता है मनी का। मतलब जब आप ये मान के चलिए कि अगर मार्केट के अंदर 1000 करोड़ रुपए पैसा अगर आता है मनी सप्लाई में, तो वो कई हजार करोड़ रुपए क्या है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने को उससे मिलता है, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन से मनी होती है इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है भाई, हाई पावर्ड मनी, या इसको क्रेडिट मनी भी बोलते हैं, क्रेडिट मनी, ठीक है भाई। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला सोर्स है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है भाई, आरबीआई हमारी क्या है, करेंसी इशू करता है, ठीक है। वो एक मोनोपोली पावर है, उसके अलावा कोई भी करेंसी है इशू नहीं कर सकता। और वो भी उसकी भी एक लिमिट है कि भाई वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत ही कोई भी करेंसी जारी कर सकता है। उसको बदले में उतनी ही वैल्यू का या तो गोल्ड अपने पास रखना पड़ता है, या क्या भाई फॉरेन की सिक्योरिटीज हैं वो अपने पास रखनी पड़ती हैं। दूसरा सोर्स है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। जैसे अगर 1000 रुपये जमा होते हैं किसी भी एक, वो 1000 रुपये क्या है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है कि 5000 हो जाए 1000 का, ठीक है। तो ये हमारे थे सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। एक इसके अंदर क्या है भाई, आपने सुना होगा कि जो एक वर्ड है जो बिटकॉइन है, ठीक है भाई, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन क्या है भाई, इंडिया में क्या है, एक रिकॉग्नाइज लीगल करेंसी नहीं है, तो हम इसको क्या है भाई मनी में शामिल नहीं करते इन इंडिया में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि भाई बिटकॉइन है क्या, उसको हम मनी में काउंट करेंगे, तो भाई इसको हम मनी के अंदर काउंट नहीं करते भाई, ठीक है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप रिजर्व वाली बात आई गई तो इसके अंदर ही हम एक बार कर लेते हैं कि ये जो मिनिमम रिजर्व है, जो बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं वो क्या होते हैं। ये भी 5 मिनट का टॉपिक रहेगा आपका, बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी भाई। एक एक अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी एक एक पॉइंट है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक है बैंक, ठीक है भाई, हम बैंक मान लेते हैं कोई भी, ये बैंक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है भाई, ये हमने मान लिया। अब ए क्या करता है भाई, और यहाँ पे अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा क्या है, सबसे ऊपर होता है, जो रेगुलेट करता है पूरे सिस्टम को। तो पूरे जितने भी बैंक हैं वो उसके अंडर आते हैं, किसके अंदर भाई, बैंक जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, हमारे आरबीआई के अंदर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया भाई हमने आरबीआई। अब देखिए क्या होता है कि ए व्यक्ति है भाई, ए व्यक्ति ने क्या किया, इसके पास भाई 1000 रुपये जमा करवा देता है ए व्यक्ति, ठीक है। 1000 रुपये इसने क्या करवा दिए भाई, जमा करवा दिए, किसके अंदर, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम बात कर लेते हैं एक बार। 1000 रुपये यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो 1000 रुपये यहाँ पे आ गया बैंक के पास, ठीक है भाई। ये इसकी लाइबिलिटी होगी, इसको 1000 रुपये इसके यहाँ पे हो गए जमा। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक क्या करता है। बैंक अब क्या करेगा भाई, बैंक की इनकम ये होती है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर बैंक चलते हैं भाई, क्योंकि वो क्या करते हैं आगे लोन दे देते हैं और पैसा। अब मान के चलिए 1000 रुपये है, सेविंग के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है बैंक, ठीक है, बहुत कम बैंक है जो सेविंग के ऊपर देते हैं, लेकिन आगे क्या करते हैं ये इंटरेस्ट लेते रहते हैं। आरबीआई ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने एक रेशो बनाया भाई, CRR, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते, आज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे भाई। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है भाई। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व का मतलब रिजर्व करके रखना। अब आरबीआई बोलता है कि जितने भी आपके पास पैसे जमा होते हैं उसका कुछ परसेंट आपको मेरे पास रखना होगा। अब आरबीआई किस लिए रखता है, आरबीआई में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, ताकि क्या है भाई, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वगैरह, डिप्रेशन वगैरह ना आए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है भाई। स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, CRR वगैरह का उपयोग करता है। वो हम आगे देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक बार CRR की। CRR में अब क्या करता है, CRR मान के चलिए कि आरबीआई ने फिक्स कर रखा है कि भाई 4%, ठीक है, 4% आरबीआई फिक्स कर दिया, और आरबीआई इससे अब क्या बोलेगा भाई 4% आप मेरे पास जमा कराओ। तो यहाँ से अगर इसका 4% की बात करें तो 1000 में से यहाँ पे बैंक के आरबीआई के पास कितने पैसे आ गए भाई, 40 रुपये आरबीआई के पास बैंक को जमा करने पड़ेंगे, जितने भी यहाँ पे जमा होते हैं पैसे।
अब 1000 में से अब इसके पास कितने बच गए भाई, इसके पास पैसे बच गए 960 रुपए बैंक के पास। ठीक है, आरबीआई ने अपने पास क्या कर लिया भाई, 40 रुपए इसके जमा कर लिए। क्या भाई आरबीआई इसको ब्याज देगा, इसका कोई भी भाई इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्या भाई सीआरआर के ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसा इंटरेस्ट देता है, तो ऐसा कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर पे नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद आरबीआई ने एक और इनको गाइडलाइन दी कि भाई आप 960 के 960 तो ऐसा है नहीं कि आप लोन दे दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान के चलिए ए व्यक्ति है, 1000 रुपये इसने जमा करा रखे, क्या पता ये कल 100 रुपये ये डेबिट कार्ड से अपने निकलवा ले या 200 रुपये निकलवा ले, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट का तो मतलब यही है कि मैं धीरे धीरे भाई जरूरत होगी तो हम पैसा बैंक से निकाल लेंगे। तो इसलिए क्या बोला आरबीआई ने कि आप एक अलग से रेशो बनाओ जिसको हम बोलते हैं SLR। ठीक है भाई, यहाँ बता देता हूँ आपको, SLR का मतलब होता है भाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका मतलब क्या है भाई कि अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, खुद के पास एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पे इसने एक रिजर्व बना लिया अपना बैंक के अंदर, इसको बना दिया भाई SLR। ठीक है, और बैंक ने जैसे आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि आप 20% बना लो भाई अपना रिजर्व। ठीक है, मतलब 1000 का 20% आपने, इसका मतलब क्या है, बैंक अपने पास 200 रुपये रखेगा। वो किस फॉर्म में रख सकता है, वो गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है भाई, ठीक है, या कैश की फॉर्म में रख सकता है, या वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं, बॉन्ड वगैरह, उसकी फॉर्म में भी क्या है, इस पैसे को SLR को वो रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि 200 रुपये अब उसको एक रिजर्व बना के रखना पड़ेगा कि भाई कहीं कस्टमर को अर्जेंट जरूरत पड़ेगी तो वो पेमेंट इसको दे सके। 200 रुपये तो ये रखेगा रिजर्व, और 4% हो गया, जो 40 रुपये है वो आरबीआई को देगा, मतलब कि 240। तो मतलब अब लोन कितने का देगा वो, तो उसके पास अब 760 रुपये बचते हैं भाई, इसका वो क्या कर देगा, आगे लोन दे देगा। ठीक है, आगे लोन दे दिया मान के चलिए इसने बी को। ठीक है, बी से ये पैसा चला गया जैसे सी को, तो ऐसे कर करके फिर क्या है, क्रेडिट क्रिएशन होता रहता है। तो ये हमारे क्या थे भाई, दोनों आपकी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, SLR और CRR। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अब आप अगर देखें तो मान के चलिए कि ये हमारी है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर भाई क्या हो गया है, इन्फ्लेशन आ गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन का आपको पता ही होगा कि हर चीज के प्राइस क्या हो जाते हैं भाई, प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब यही कि प्राइसेस का बहुत बढ़ जाना। तो आरबीआई क्या कर सकता है, इन दो, अगर इनके ये क्या है टूल्स हैं आरबीआई के, ये SLR और CRR। अब आप ध्यान से देखिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया हुआ है। इन्फ्लेशन में कब आता है इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़े हैं। प्राइस किस लिए बढ़े होंगे, आपने ध्यान से देखा कि भाई डिमांड, वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो प्राइस हो सकता है उसके कारण बढ़ गए हों। और ऐसा ही होता है जब क्या है, मार्केट के अंदर पैसा क्या है भाई, जो पैसा है, जो मनी है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों के पास, तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिससे क्या है वस्तुओं के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अब आरबीआई क्या करेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो वो CRR को बढ़ा देगा। मतलब ये CRR मान के चलिए वो 4 से कितना कर देता है, 4 से कर दिया उसने 10%। तो 10% करेगा तो 100 में से यहाँ पे इसको कितने पैसा जमा करवाना पड़ेगा बैंक को, 100। ठीक है, और यहाँ पे SLR इसको भी बढ़ा दे, मान लो SLR बढ़ा के उसने कितना कर दिया, आरबीआई ने 30 कर दिया। 30% का मतलब हो गया कि 300 रुपये अब आरबीआई, अब बैंकों को यहाँ अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व में, 100 रुपये यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब वो कितना लोन दे सकते हैं, अब वो लोन दे सकते हैं सिर्फ 600 रुपये। पहले लोन दे रहे थे 760, अब लोन दे रहे हैं कितना, 600। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई है वो मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई जब मार्केट के अंदर कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम होगी तो हम क्या करेंगे भाई, तो उसके प्राइस है वस्तुओं के वो कंट्रोल होंगे, तो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही अगर मंदी की बात करें, अगर मंदी आई हुई है मार्केट के अंदर, डिमांड नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आरबीआई क्या करता है, CRR को कम कर देता है, SLR को भी कम कर देता है, ताकि बैंक है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे। और ज़्यादा लोन, जब ज़्यादा पैसा लोगों के पास आएगा तो वो ऑटोमेटिक डिमांड को क्या है भाई, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद समझ में आ गया होगा कि SLR और CRR क्या होते हैं और कैसे आरबीआई इनका यूज करता है इन्फ्लेशन की कंडीशन में, या क्या करता है भाई मंदी की कंडीशन में, कैसे इनका यूज करता है। ठीक है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा भाई
वो रहेगा, एक टेबल है, टेबल की सहायता से मैं आपको ये समझाऊंगा।